जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो डिमांड बेस पर है। बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अदर सोशल मीडिया पे कि सर रेस्पिरेशन रिलेटेड वीडियो बनाओ, और इसीलिए रेस्पिरेशन से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के सामने कंटेंट को रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसके पहले के जो भी कंटेंट छूट गए हैं आप लोगों के, उस कंटेंट का आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मैं आपको इस वीडियो की खासियत बताता हूं। इस वीडियो की क्या, इस वीडियो से संबंधित जितने भी अनदर वीडियोज हैं उसकी खासियत मैं बताता हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई की जा रही है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जीएसईबी बोर्ड, जितने भी प्रकार के बोर्ड हैं जो मैंने अभी नाम लिया आप लोगों के सामने, ये सारे बोर्ड्स की अध्ययन एक साथ हो सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से मैंने हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग हमें इसी तरह से एप्रिसिएशन देते रहिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह से वर्क करते रहेंगे। सो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मनुष्य में, एंड प्लांट का मतलब होता है वनस्पतियों में। मतलब मनुष्यों में और वनस्पतियों में श्वसन। तो पहले हम मनुष्यों में श्वसन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है ना, मीन्स कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा और तीसरा हम लोग जानेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन की। बहुत ही सामान्य सा चित्र बनाया हुआ है, देख के आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो इस चित्र को। श्वसन की मैं बात करूं, आप क्या समझते हैं श्वसन से? श्वसन सिर्फ गैसों का विनिमय, लेन देन, आदान प्रदान नहीं होता है कि आपने अंदर गैस लिया, ऑक्सीजन, श्वास लिया, और बाहर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ इसी को श्वसन नहीं बोलते हैं, बल्कि अच्छे से अगर देखा जाए तो श्वसन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप कि आपने श्वास लिया, ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में गया, फेफड़ों में से जो हमने श्वास लिया वो ऑक्सीजन था। अब वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाता है। उसके बाद कोशिकाओं में जो हम भोजन खाए हैं उस भोजन का विखंडन होता है उस ऑक्सीजन की वजह से। समझ लो, जो भोजन हम खाते हैं वो हमारा क्या रहता है, C6H12O6 रहता है, ये ग्लूकोज रहता है, और ऑक्सीजन जो हमने सांस में लिया है वो हमारे कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाता है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा हमारे पूरे कोशिकाओं को एक्टिवेट रहने के लिए या पूरे कोशिकाओं के वर्किंग सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको क्या समझना है मैं आपको बताऊं। यहां पे देखो मैंने लिखा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, श्वसन होता है। तो श्वसन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल लेवल पे श्वसन होता है, एक सेल्यूलर लेवल पे श्वसन होता है। एक्सटर्नल लेवल पे श्वसन मतलब क्या कि बाह्यतम रूप से, यानी कि ब्रीथिंग होना, ब्रीथिंग यानी श्वास लेना, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। और सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन एक्सटर्नल लेवल से आ गया तो वो ऑक्सीजन सेल्स में जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। अब एक्सटर्नल में जो ब्रीथिंग हो रहा है, ब्रीथिंग के भी टू टाइप्स हैं, एक इनहेल होता है, एक एक्सहेल होता है। इनहेल का मतलब श्वास अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब श्वास बाहर छोड़ना। तो इनहेल में जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और एक्सहेल में जो श्वास हम बाहर छोड़ रहे हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। इसके बाद मैं बातें करूं, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं जल में रहने वाले प्राणियों को हम लोग बोलते हैं एक्वस ऑर्गेनिज्म, और जमीन पर यानी कि स्थल पर रहने वाले प्राणियों को बोलते हैं स्थलीय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, मैं अगर बात करूं कि इनके श्वास लेने की जो दर है, रेट है, कि जो कैपेसिटी है, मैं आपको बताऊं वातावरण में लगभग 21% जितना ऑक्सीजन है, और वाटर में लगभग 4% जितना ऑक्सीजन है। यानी कि जमीन के तुलना में पानी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे कि मछली हो गई, ये लोग श्वास तेजी से लेते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। अगर वो ऑक्सीजन की डिमांड को वो पूरा ना कर पाए तो शायद वो अपने लाइफ को सरवाइव न कर पाए। तो इसीलिए पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो बहुत तेजी से श्वसन करते हैं,
इस तरह फटाफट श्वसन करते हैं, जबकि स्थल पे रहने वाले जो जीव होते हैं वहां पर वातावरण में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल होने की वजह से आराम से श्वसन करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, नॉर्मली 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन किया जाता है एक मनुष्यों के द्वारा, जो आमतौर पे एवरेज गिनती होती है 16 से 18 बार। कैसे गिनना है? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ये एक बार हुआ। इस तरह से 16 से 18 बार 1 मिनट में होता है। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब हम आते हैं सीधा मनुष्य के श्वसन तंत्र पे। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है। होता क्या है कि जब भी हम नाक से श्वास खींचते हैं, ये मैंने नाक से श्वास खींचा, जैसे ही नाक से मैंने श्वास खींचा अंदर ऑक्सीजन गया। जब ऑक्सीजन अंदर गया तो नाक के ये वाले भाग को बोलते हैं नासाद्वार। नासाद्वार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नजल पैसेज। पैसेज मतलब रास्ता होता है, नासाद्वार, नजल पैसेज। क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया तो ऑक्सीजन के साथ धूल, रजकण, दूसरे अशुद्ध पदार्थ भी जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नासाद्वार के अंदर रोएदार सूक्ष्म छोटे छोटे बाल होते हैं और एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। तो जो छोटे छोटे रोएदार बाल होते हैं और जो श्लेष्मा होता है, इनका काम क्या होता है कि जब आपने ऑक्सीजन लिया तो उसके साथ जो गंदगी आई है, जो अशुद्धता है, उसको रोक लिया जाता है यहीं पे और प्योर ऑक्सीजन को अंदर जाने दिया जाता है। तो जब प्योर ऑक्सीजन अंदर जाता है नासाद्वार के द्वारा, ये नासाद्वार है, तो इसके बाद ये कहां पहुंचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी जो नासाद्वार और श्वसन नली के बीच में आता है, ठीक है ना, ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी के बाद हमारा आता है कंठ, कंठ में पहुंचता है। फिर कंठ के बाद आता है श्वास नली। श्वास नली इसको बोलते हैं जहां पर सी शेप कार्टिलेज बना हुआ है, इसको बोलते हैं उपास्थि वलय। अब हम लोग आ गए श्वास नली पे। ये सी शेप आप देख रहे हो बना हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि वलय, या फिर आप बोल सकते हो सी शेप कार्टिलेज। होता क्या है ये क्यों सी शेप में बना हुआ है? अस्थि का मतलब हड्डी होता है और उपास्थि का मतलब नॉर्मल, मतलब हड्डियों से लो लेवल पे होता है। तो उपास्थि वलय यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेज कुछ इस तरह का बना होता है, ऐसे कुछ इस तरह का सी शेप बना हुआ होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी बुक से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सी शेप कार्टिलेज क्यों बना हुआ है। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जब भी हम श्वास लेते हैं या रिलीज करते हैं तो जो श्वसन नली का पाइप है, ये जो पाइप है ये ऐसे पिचक ना जाए, ये जो पाइप है ऐसे पिचक ना जाए या फिर कोलेप्स ना कर जाए, इसीलिए ये सी शेप कार्टिलेज बना हुआ है, ताकि ये एक दूसरे से कोलेप्स ना कर जाए, एक दूसरे से टकरा ना जाए। अगर ये चिपक जाएंगे तो हमारा क्या होगा? श्वसन नली बंद हो जाएगा, हम सांस ले नहीं पाएंगे और कुछ ही सेकंड में हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सी शेप कार्टिलेज बना है जो उपास्थि वलय है, ठीक है। तो ये श्वसन नली हो गया। अब श्वसन नली आगे किसमें होता है? श्वसनी में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैंकी। फिर आता है श्वसनिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेंकियोल्स। फिर श्वसनिका के बाद आता है कूपिका, जो ये छोटे छोटे गोल गोल भाग बने हुए हैं। कूपिका के बाद आता है कूपिका कोश, कूपिका को इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोइली, कूपिका कोश को बोलते हैं एल्वोइली सेल। उसके बाद कूपिका कोश के ऊपर आता है रुधिर वाहिकाएं, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। अब 3 चीजें आपको बहुत समझनी जरूरी है, एक तो श्वास नली, एक श्वसनी और एक श्वसनिका। ये 3 चीजों को मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये देखो, ये इस तरह से आया, ये यहां पर सी शेप बना हुआ है, इसको हमने क्या बोला? श्वास नली बोल दिया, ठीक है, श्वास नली। अब ये क्या है? यहां से ये 2 अलग अलग भागों में बटा। 2 अलग अलग भागों में क्यों बटा? क्योंकि हमारे फेफड़े जो हैं 2 साइड हैं, ठीक है, 2 अलग अलग भागों में बटा। तो इसको हमने क्या नाम दिया? श्वसनिका। तो ये दोनों जो भाग है ना, इसको हम बोलेंगे श्वसनिका। अब श्वसनिका के बाद क्या होता है? ये फिर अलग अलग भागों में बढ़ता है, कुछ इस तरह से इसके अलग अलग ब्रांचेस बनते हैं, ऐसे अलग अलग इसके ब्रांचेस बनते हैं। फिर इधर से भी ऐसा ही होता है, इसके अलग अलग इस तरह से ब्रांचेस बनते हैं। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस बने, ये छोटे छोटे जो ब्रांचेस, इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं, ठीक है, ये हो गया श्वसनिकाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, श्वसनिकाओं के बाद ये जो इसका एंड है, एक बैलून स्वरूप संरचना में इसका एंड होता है। एक बैलून स्वरूप संरचना में इसका क्या होता है? एंड होता है। ये जो बैलून स्वरूप संरचना होती है ना, इसी को बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। इसको बोलते हैं कूपिका। मान लो ये जो मैंने छोटा छोटा संरचना बनाया, इसको मैंने कूपिका बोला। अब अगर मैं बात करूं इस कूपिका को, अगर मैं एक कूपिका लूं और उस कूपिका को, मान लो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने ऐसा नहीं,
ये मैंने कूपिका बनाया, ठीक है। तो ये कूपिका है। अगर इस कूपिका को मैं अनुप्रस्थ काटूं, एक सीधा सा लेयर काटूं, तो अंदर क्या होगा अब मैं बताऊं। कूपिका क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कूपिका क्या है, तो कूपिका एक सतह प्रदान करता है जो ऑक्सीजन को कूपिका से कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक सतह है। मैं आपको बताऊं, ये इसमें कुछ इस तरह से फैले हुए होते हैं जिसको रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। इस कूपिका के ऊपर कुछ इस तरह से फैले होते हैं, ये रुधिर वाहिकाएं हैं जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो कूपिका में से ऑक्सीजन को लेकर कहां पे देता है, कोशिकाओं को देता है। और डायरेक्ट कोशिकाओं को नहीं देता है, ये इसमें से होते हुए जाता है, कूपिकाओं के सतह में से होते हुए जाता है, ठीक है। अब वापस हम लोग यहां पे आते हैं। अब समझना आप लोग, ऑक्सीजन आया यहां से, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से कंठ में गया, कंठ से श्वास नली में गया, सी से कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, श्वास नली से फिर ये दो भागों में जो बटा है श्वसनिका, वहां पे गया। अब ये श्वसनिका जो है आगे श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है जिसको ब्रेंकोइल्स बोलते हैं, वहां पे गया। ब्रेंकोइल्स का एंड कहां पर होता है, ये कूपिका में होता है जिसको एल्वेओली बोलते हैं, कूपिका तक गया। अब कूपिका क्या है, एक सतह प्रदान करता है जहां से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। यहां पर एक जो एक्सटर्नल लेवल होता है श्वसन का, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का आदान प्रदान करना, विनिमय करना, वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है सेल्यूलर प्रोसेस। सेल्यूलर प्रोसेस मतलब कोशिका के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये चीजें हमको समझना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, जब ये कोशिकाओं में से, ये जो आप देख रहे हो ना कूपिका, ये मैंने यहाँ पे जो कूपिका बनाया हुआ है, ये कूपिका को जब हम काटेंगे तो अंदर कूपिका की कोशिकाएं होती है। कूपिका की कोशिकाएं जो होती हैं वहां से ऑक्सीजन कहा जाता है, ब्लड वेसल्स में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं में। कैसे होता है समझना। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता दूं। एक आप देखे होंगे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर की जो कोशिकाएं हैं, जिस पाइप में से रुधिर आ रहा है जा रहा है, उस ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है वो कूपिका में से निकलकर कहां पहुंचता है, हीमोग्लोबिन में पहुंचता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है। तो जब रुधिर वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल्स है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि श्वसन वर्धक बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, श्वसन वर्धक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है और लेकर क्या बना लेता है, एक टेम्पररी एक रसायन बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले वो सिर्फ हीमोग्लोबिन था, लेकिन कूपिका में से ऑक्सीजन निकलकर जब हीमोग्लोबिन में मिक्स हो गया तो उसको क्या नाम दे देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्टकट में OHB भी बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां हीमोग्लोबिन जाएगा, और हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे, जहां तक हीमोग्लोबिन जा रहा है वहां तक वो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उस ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और तब जाके हमारे पूरे बॉडी में उसका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताऊं, हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। आपको पता है आयरन मतलब क्या, Fe। अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, तो ब्लड की कमी है तो आपको आयरन की गोली खाने के लिए दी जाती है, या डॉक्टर सलाह देता है कि आप आयरन की गोली खाइए। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन की जब भी कमी होती है तो आपको कमजोरी महसूस होती है, जैसे कि डेंगू की बीमारी में होता है, आप लोगों ने देखा होगा कमजोरी फील होने लगता है। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो सिर दुखेगा, चक्कर आएंगे, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है। तो हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखना है। हमारे ब्लड में 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती है, लाल रक्तकण जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, श्वेत रक्तकण व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है त्राक कणिकाएं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो लाल रक्त कण के लिए जिम्मेदार है, और वहीं पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, पूरे बॉडी में संचरण होता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात। अब आप ये सोचो कि पूरे बॉडी में जो अशुद्ध ब्लड है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे वापस यहां पर आता है।
वो आएगा रुधिर वाहिकाओं से आएगा, रुधिर वाहिकाओं से कुपिका कोष में जाएगा, कुपिका कोष से कोपिका में आएगा, कुपिका से श्वसनिकाय में आएगा, श्वसनिकाय से श्वसनी में जाएगा, श्वसनिका से फिर श्वास नली में जाएगा, फिर कंठ ग्रसनी से होते हुए नासाद्वार से बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस होता है। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, होता है एक ही रास्ते से है, लेकिन ऑक्सीजन को सप्लाई के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं, हमारे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, तो हमारे बॉडी में उच्च दाब बन जाता है। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ढकेलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पे निम्न दाब होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर कार्बन डाइऑक्साइड गति करता है। इसकी एक विशेषता है, ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, तो ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ सोल्यूबल नहीं है, मतलब घुलता नहीं है ब्लड के साथ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ सोल्यूबल है, घुलता है, इसीलिए वो ब्लड के साथ होते हुए ब्लड कोशिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा होते हुए कुपिका में पहुंचता है और कुपिका से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका, कुपिका से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी यानी ब्रेंकोल्स, ब्रेंकोल्स से ब्रैंकी, ब्रैंकी से श्वास नली, फिर वहां से कंठ ग्रसनी, नासाद्वार नसल पैसेज से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। यहीं से ऑक्सीजन आ भी रहा है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक्सटर्नल बातें की है, अभी इंटरनल बातें होना बाकी है। अब आपको ये मन में क्वेश्चन आएगा कि जो ऑक्सीजन कुपिका से निकलकर कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, अगर कोशिका में ऑक्सीजन गया तो उस ऑक्सीजन का होता क्या है? तो यहां पर हम समझेंगे कि उस ऑक्सीजन का क्या होता है, जिसको बोला जाता है कोशिका। कोशिका में क्या होता है, जब भी हम कुछ भोजन खाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है यानी C6H12O6। कोशिका के अंदर कोशिका रस पाया जाता है या कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या कोशिका रस बोलते हैं। जब ग्लूकोज वहां पहुंचता है कोशिका में तो वो टूटकर पाइरुविक एसिड में बन जाता है, वो टूट जाता है और तीन कार्बन के अणु वाला पाइरुविक एसिड बन जाता है। अब उस पाइरुविक एसिड को जो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ है कोशिका में, वो ऑक्सीजन पाइरुविक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई होती है। तो जिस एनर्जी की हमें जरूरत है हलन चलन करने के लिए, खेलने कूदने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, एनी एक्टिविटीज करने के लिए, अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको होने के लिए, कोशिकाओं को मेंटेनेंस के लिए, सेल्स को मेंटेनेंस के लिए, टिश्यूज के मेंटेनेंस के लिए, नए टिश्यूज बनने के लिए, नए सेल्स क्रिएट होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो यहां से मिलता है। कोशिका के अंदर एक पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है पावर हाउस, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब 3 प्रकार से अभिक्रिया होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अब कैसे होती है ये हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज। यहाँ पर जब जो ऑक्सीजन है, जब वो कुपिका से यानी एल्यूवेल से होकर जब वो सेल्स में पहुंचता है तब क्या होता है, उसके आगे का प्रोसेस यहां पे मैं बताता हूं। तो जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन आया रेस्पिरेशन की वजह से, वो ऑक्सीजन और ऑलरेडी जो कोशिका में यानी सेल्स में ग्लूकोज है, उस ऑक्सीजन की वजह से उस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, विखंडन होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, तो एग्जाम में ऐसा भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है 3 तरीके से होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। 3 अवस्थाओं में होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, मैं बताता हूं। एक्चुअल में ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन वाला अणु होता है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जिसमें 6 कार्बन के परमाणु हैं, यानी 6 कार्बन वाला अणु है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब कोशिका में जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका रस। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है,
कोशिका रस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज उस कोशिका रस के अंदर जाता है, उस लिक्विड वाले फॉर्म के अंदर जाता है, वैसे ही ग्लूकोज दो भागों में टूट जाता है। टूटने के बाद 3 कार्बन वाला अणु बनाता है पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला बनाता है पाइरुवेट। तो जब ये पाइरुवेट बन गया तो इसमें से बोलते हैं ना, डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती है। ग्लूकोज से हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, हमको ग्लूकोज से एनर्जी मिलने के लिए पहले पाइरुवेट बनता है। और ये पाइरुवेट बनता कहां है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका रस में। फाइनली जब कंप्लीट होता है ना प्रोसेस, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब पाइरुवेट जब बनता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन आया है, कहां से आया है? कूपिका से, एल्यूवियल से। तो हमारे सेल्स में जो ऑक्सीजन आया है, तो यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा सेल्स में, और पाइरुवेट एसिड यानी पाइरुवेट यानी 3 कार्बन वाला अणु, उसकी अभिक्रिया, यानी आप डायरेक्टली ऐसा भी समझ सकते हो, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होगी, या फिर इनडायरेक्टली ऐसा समझो कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जब अभिक्रिया करेंगे, और कहां करेंगे? कोशिका में पावर हाउस पाया जाता है। उस पावर हाउस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये वाटर आपको पता है, हमारी बॉडी 70 to 75% हमारी बॉडी में वाटर का इंपोर्टेंस होता है। मतलब हमारी बॉडी बोले कि कितने परसेंट पानी से बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 70 से 75% पानी का बना हुआ है। यानी पाइरुवेट से ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हुआ, जो ब्रेकेज हुआ, ग्लूकोज जो टूटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और एनर्जी, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो तो चलो हमारे लिए है। H2O मैंने बता दिया हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि बॉडी 70 to 75% वाटर से बनी है। और ये रह गया CO2। तो CO2 जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम श्वसन उच्छ्वास की प्रक्रिया में बाहर छोड़ते हैं, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारे बॉडी से आउट होता है। ठीक है, अब ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी हम लोग तुरंत यूज नहीं कर लेते। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है तो तुरंत भूख थोड़ी लग जाता है, कुछ समय के बाद भूख लगता है, जब पूरी तरह से एनर्जी हमारे बॉडी में खत्म होने लगती है। तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है। ये एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ठीक है, ये एनर्जी है। ये एनर्जी के बाद हम यहां पे आ जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, उसमें एडीपी पाया जाता है। एडीपी का मतलब होता है एडमिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडमिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट का मतलब फास्फोरस के 2 परमाणु हैं। ठीक है, एक ये हो गया ए का मतलब एडमिनोसिन, 1 फास्फोरस 2 फास्फोरस, तो एडमिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। अब होता क्या है कि जो एडमिनोसिन डाइफॉस्फोरस है, इसमें 2 ही एटम है फास्फोरस के, और एक फ्री एटम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक फ्री फास्फोरस होता है। तो ये फास्फोरस जो फ्री वाला है, वो एडीपी के साथ ज्वाइंट होकर जो बॉन्ड बनाता है, या फिर ऐसा समझो कि ये फ्री वाला जो मुक्त फास्फोरस है, ये एडीपी के साथ जुड़ने के लिए जिस एनर्जी का उपयोग करता है, ये एनर्जी बॉन्ड है। ये देख रहे हो, ये पहले से एडीपी था, यानी 2 फास्फोरस, एक एडमिनोसिन डाइफॉस्फेट था, उसके साथ एक फास्फोरस जुड़ रहा है। तो जुड़ने के लिए जो एनर्जी बॉन्ड बन रहा है, ये एनर्जी बॉन्ड में ऊर्जा संग्रहित हो रही है। एनर्जी बॉन्ड में ऊर्जा संग्रहित हो रही है, जिसको ऊर्जा बंध बोलते हैं। और इसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के कोशिकाओं के लिए किया जाता है, और उन कोशिकाओं से ऊतक को, ऊतक से पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन से पूरे बॉडी को ऊर्जा की जहां जहां जरूरत पड़ती है, वहां वहां ऊर्जा का सप्लाई होता है। तो ये बोलते हैं इसको एनर्जी बॉन्ड, यानी ऊर्जा बंध। तो अब होता क्या है, अब ये 2 फास्फोरस था, एक और जुड़ गया, तो अब ये क्या बन गया? एटीपी बन गया। पहले क्या था? एडीपी डाइफॉस्फेट था, अब एटीपी बन गया, यानी ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो एडमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, यानी एडीपी के साथ एक फास्फोरस और जुड़ा, जो स्टोर्ड एनर्जी यानी संग्रहित ऊर्जा के स्वरूप में ये तीनों जुड़कर एटीपी बना लिए। और जब जब हमारे बॉडी को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ये एटीपी ब्रेक होता है, टूटता है। ये सिंगल जो फास्फोरस है अलग हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिका का पावर हाउस है, और उसके बाद एडीपी जो है वो ऊर्जा के स्वरूप में होता है, और उसका यूज कर लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बार बार बोल रहा हूं कैसा दिखता है, देखो जैसे मान लो ये कोशिका है, ये इसके अंदर इस तरह से कुछ लोकेट ऐसा
इस तरह का कुछ पावर हाउस होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, और इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी सप्लाई होता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोल सकते हो, पावर हाउस ऑफ सेल्स, ठीक है, ये होता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं। ये हमारा यहां पर क्लियर हो गया कि किस तरह से एनर्जी स्टोर होता है, उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। ये तो हो गया कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अब मैं आपको दूसरा यहां पे कंडीशन बताता हूं, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है। दूसरा कंडीशन यहां पे है, मैं बता देता हूं। पहला ये समझो, दूसरा ये समझो, तीसरा ये समझो। होता क्या है कि जो हमारे वेसल्स होते हैं, मसल जो होते हैं, जो नसें होती हैं, नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो जो एनर्जी है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनता है, बहुत लो लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो होता क्या है कि नसों के अंदर लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प आना मतलब नसें खींच जाती है, या बोलते हैं जकड़न लग जाना। वो जो क्रैम्प आता है ना, वो किस लिए आता है? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है। एनर्जी फिर भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी, निग्लेजिबल होगी, ऐसा समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। ये दूसरा होता है। और कौन सा सिचुएशन है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रोसेस वही होगा, पायरुवेट से ही होगा, लेकिन ये हमारे बॉडी के नसों के अंदर होता है, ठीक है। तीसरा एक कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, एकदम कम हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे बॉडी में क्या होता है? जब ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाता है तो यीस्ट भी होता है, यीस्ट। तो यीस्ट के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब यीस्ट के द्वारा जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो क्या बनता है? एक प्रकार का एल्कोहल बनता है, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। और ये इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, बहुत अगर है तो निग्लेजिबल समझो आप, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है ऐसा समझ के चलो। तो इथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी ना के बराबर प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल भी लो लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से ग्लूकोज का विखंडन 3 तरीके से किया जाता है: ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के कमी की अवस्था में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंसी ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से तीनों में से एनर्जी मिलेगी। लेकिन यहां पर आप समझो, मैंने यहां पर बताया ग्लूकोज का विखंडन मसल सेल्स के अंदर यानी नसों के अंदर होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहां पर होती है, इसीलिए लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स के लिए जिम्मेदार होता है, क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से नसों में जकड़न आ जाती है, खिंचाव हो जाता है, वो क्रैम्प्स इसकी वजह से होता है। तीसरा जो है विदाउट ऑक्सीजन, जो पहले ये वाला प्रोसेस है, विदाउट ऑक्सीजन अगर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो हमारा क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसमें बहुत ही लो लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैं फिर से बोलता हूं, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का, ठीक है। ऊर्जा घर, ऊर्जा सदन बोल सकते हैं, पावर हाउस। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ही ज्यादा एटीपी, यानी कि उतना ही ज्यादा एनर्जी बॉन्ड, उतना ही ज्यादा एटीपी होगा तो उतना ही ज्यादा एडीपी, और जितना ज्यादा एटीपी उतना ज्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा। इस तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था, 2 तरीके से श्वसन होता है। एक तो श्वसन लिया छोड़ा, ये तो एक्सटर्नल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो लिया उसका यूज भी होना चाहिए। उसका यूज कहां होता है वो हम लोग यहां पे देखें। अब मैं बता दूं, जो श्वसन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी पैटर्न में पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तब आप लोगों को क्या करना है? बताना है। वायवीय श्वसन जब बताना हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से एनर्जी बना, इसके बारे में पूरा बता दो 3-4 स्टेप में।
और अगर अवायवीय रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन के बारे में पूछे तो अब्सेंटी, जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से पायरुवेट से एनर्जी बना, ये वाला अभिक्रिया आप बता सकते हो 3-4 स्टेप में। तो इस तरह से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है एटीपी के स्वरूप में, जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम प्राप्त होती है एटीपी के स्वरूप में। दूसरा अंतर बता सकते हो, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। फाइनली ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं इस पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों में श्वसन को तो अच्छे से देख लिया, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या होता है वो भी देख लिया, एनर्जी कैसे बनती है श्वसन का उपयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके वो भी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जो पौधे होते हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके सिर्फ खुद का भोजन ही नहीं बनाते हैं, वो भी श्वसन करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के मुकाबले उनका जो रेस्पिरेशन है उसका जो रेट है वो इतना लो होता है कि हमें पता नहीं चलता। दिन में हमें समझ में नहीं आता है। जैसे मैं आपको बात बोलूं, आप लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, खास करके बड़े पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल में हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है। अगर मैंने ये बताया तो आप ये समझो कि ऐसा क्यों होता होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं लेकिन कैसे वो समझो। आपको पता है जब किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्यों होती है? फूड प्रिपेयर करने के लिए। फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा मतलब रंध्र जिसको बोलते हैं, पर्ण रंध्र जो ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आता है और वापस ओपन होता है तो ऑक्सीजन बाहर भी जाता है। दोनों ही होता है, गैसों का विनिमय आदान प्रदान तो होता ही है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 अंदर आया, वैसे ही क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होगा और ऑक्सीजन आउट होगा। उस ऑक्सीजन का उपयोग ह्यूमन बींग्स करते हैं या फिर जो दूसरे पर डिपेंड रहने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो लोग इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन ट्री, प्लांट्स, ये सब भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको पता ही है। ये लोग भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। होता जरूर है, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं। जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो एनिमल्स के कंपेयर में कम एनर्जी का यूज करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, मोटेली होती है। लेकिन ट्रीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका कम एनर्जी में काम चल जाता है। या फिर ऐसा समझो, अदर ऑर्गेनिज्म की कंपेयर में इनको बहुत ही कम रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ उतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाइट के टाइम में क्या होता है? रेस्पिरेशन ज्यादा होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में नाइट के टाइम में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नेग्लेजिबल हो जाता है, यानी श्वसन दर बढ़ जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नेग्लेजिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि रात में सूर्य प्रकाश तो मिलता नहीं और प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट होना जरूरी है। ठीक है, तो और रेस्पिरेशन का तो लाइट से कुछ लेना देना है नहीं, वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। बस फर्क ये है कि दिन में हमें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता है, महसूस नहीं होता है, जबकि रात में महसूस होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखो नाइट के टाइम में क्या होता है, ये ट्री जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर सकते हैं, जैसा कि एरो में मैंने बताया है, आप लोग देख पा रहे हो। अब ये क्या होता है कि ये तो बड़ा अजीब बात है, मतलब कि हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ट्रीज भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऐसे में तो हम मर जाएंगे, हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए रात में बड़े बड़े पेड़ों के नजदीक जाने से मना किया जाता है। मतलब लोगों का मानना तो अंधविश्वास भी होता है, लेकिन एक्चुअलिटी यही है कि जब रात के टाइम बड़े पेड़ों के पास जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको भी ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होने लगती है और दम फूलने लगेगा, अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, तो शायद आप दम भी तोड़ सकते हो। इसीलिए बड़े पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि जितने बड़े पेड़ उतने ज्यादा पत्ते, जितने ज्यादा पत्ते उतने ज्यादा रंध्र, और जितने ज्यादा रंध्र यानी स्टोमेटा होता है, जितने ज्यादा रंध्र या स्टोमेटा उतना ही ज्यादा रेस्पिरेशन, जितना ज्यादा रेस्पिरेशन उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम। इसीलिए रात में जाने से मना किया जाता है। ठीक है ना, फिर आगे मैं बता दूं, ये तो नॉर्मल प्लांट की बात हो गई। डिजर्ट के जो प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, रेगिस्तान में लगने वाले जो पेड़ होते हैं, उसमें क्या होता है
कि दिन में नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिन में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजर्ट के प्लांट होते हैं वो दिन में नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और दिन में सनलाइट का यूज करके यानी प्रकाश का, सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने से अगर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रेगिस्तानी पौधे तो उनको रंध्र खुला करना पड़ेगा और रंध्र जैसे ही खुलेगा तो अगर खुलता है तो अंदर का भी पानी बाहर चला जाएगा, यानी कि पेड़ उधर पे सूख जाएंगे। तो रेगिस्तानी पौधों में पानी की कमी होने की वजह से, रेगिस्तान एरिया में पानी की कमी होने की वजह से जो रंध्र होते हैं वो रात के समय खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर संग्रहित कर लेते हैं और दिन में सूर्य प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस तरह से वो अपना एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, नॉर्मली सबको समझ में आ जाए इस तरह से प्रोसेस है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, आई होप कि आप सब लोगों को रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी के सपनों को सपोर्ट करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसा भी डालने वाला हूं कि आप हाउ कैन यू गेट 95+ मार्क्स इन साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट, या फिर हाउ कैन यू गेट 95% इन एवरी, मतलब किसी भी सिचुएशन में कैसे ऐसा कर सकते हैं, हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।